मैं डॉक्टर तामुजीत चक्रवर्ती, मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन कलकत्ता। देखिए, आपका जो सवाल है कि ब्रेन ट्यूमर कितना रिस्की है, इसका ना कई कई तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर होता है, कहाँ हो रहा है ये ट्यूमर। दूसरी बात है, कौन सा टाइप का ये ट्यूमर है। और तीसरी बात है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आता है। ये तीनों के ऊपर बेसिकली ये इनका जवाब रहता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिनका कोई ब्रेन ट्यूमर है जो कि हाईली कैंसरस ब्रेन ट्यूमर है, तो इनका सर्जरी भी रिस्की होता है, और वो ट्यूमर जो है वो निकालने के बाद भी पेशेंट का जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस रहता है, आउटकम रहता है, वो भी उतना अच्छा नहीं रहता है। और एक दूसरा एक पेशेंट है जिन पेशेंट का एक ट्यूमर है जो कि बिनाइन ट्यूमर है, इसका मतलब वो कैंसरस ट्यूमर है ही नहीं, वो ऐसा ट्यूमर है जो कि कैंसर नहीं है लेकिन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर। लेकिन उनका जो लोकेशन है वो ब्रेन में कहीं बहुत गहरा लोकेशन में है, या हम कई बार बोलते हैं एलोक्वेंट एरिया, इसका मतलब ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट जगह में है, जहाँ से उस ट्यूमर निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इट इज़ वेरी रिस्की। क्योंकि ब्रेन का जो अंदर वाले हिस्से होते हैं, या रेदर जो स्कल, हमारा जो स्कल होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मॉडल स्कल है, ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन ये जो स्कल है, इस स्कल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम स्कल बेस बोलते हैं, इसके आसपास जितने ट्यूमर्स रहते हैं, क्योंकि स्कल बेस में बहुत सारी जगह है जहाँ से इम्पोर्टेंट नर्व्स, इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स जाता है, तो वो वाला ट्यूमर जो होता है वो बहुत ही रिस्की होता है, तो स्कल बेस में रहता है। और उस ट्यूमर को निकालने के टाइम काफ़ी कोलैटरल डैमेजेस होने का चांसेस रहता है। तो उस तरीके से देखा जाए कि ये बिनाइन ट्यूमर है फिर भी ये रिस्की है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पेशेंट कब हमारे पास आता है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा कोई ट्यूमर है, और पेशेंट बड़ा जल्दी हमारे पास आ गया, तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा रिस्की है नहीं। लेकिन एक पेशेंट का यही ट्यूमर अगर धीरे 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 बढ़ता चला जाए और वो बहुत लेट हमारे पास आए, तो ऑपरेशन करना डेफिनेटली रिस्की है। तो ये ऐसे होता है कि ब्रेन ट्यूमर में रिस्क फैक्टर्स। ये भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस तरीके का ट्यूमर होता है। जैसे कोई पेशेंट है जिनमें एक ट्यूमर आया ब्रेन के अंदर, जो ट्यूमर बॉडी के कई और हिस्से से आया, जिसको हम मेटास्टेटिक डिजीज़ बोलते हैं। मान लीजिए किसी का प्रोस्टेट में कैंसर है जो कि जाके ब्रेन में जाके डिपॉजिट हुआ है, तो उनका तो प्राइमरी डिजीज़ ब्रेन ट्यूमर है ही नहीं, उनका तो प्राइमरी डिजीज़ है प्रोस्टेट, और जो कि हाई ग्रेड कैंसर है। तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए किसी पेशेंट का एक ट्यूमर है जो कि बिनाइन ट्यूमर है, और जो ऊपर वाले हिस्से में है, जो कि इजीली हम ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, तो वो ऑपरेशन के बाद पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जैसे दूसरे लोग हो तो ये क्यूरेबल है, ये डिज़ीज़ क्यूरेबल है, बिल्कुल क्यूरेबल है, अगर ठीक से ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए और उसमें उनका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, खास कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, तो उनके लिए वो बिल्कुल क्यूरेबल रहता है। नहीं, यही एक मिथ है। लोगों को ये लगता है ब्रेन ट्यूमर मतलब सब खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ये देखा गया है, लगभग अराउंड 30% ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस होता है, लेकिन 70% जो ब्रेन ट्यूमर होता है, क्योंकि जो कि एक मेजर शेयर है, वो नॉन कैंसरस होता है। उस ट्यूमर में डिफरेंट तरीके का ट्यूमर है, लेकिन वो कैंसर नहीं है। वो ठीक से ऑपरेशन किया जाए, टाइमली डायग्नोसिस किया जाए, तो वो क्यूरेबल है। ब्रेन ट्यूमर जो है हर एज में हो सकता है, पहली बात तो ये है। लेकिन एज के हिसाब से ये ट्यूमर का जो टाइप्स है, या ट्यूमर का जो ओवरऑल जो बिहेवियर है, वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान जिनका एज 60 के ऊपर है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वल्नरेबल एज होता है, इनके लिए जो ब्रेन ट्यूमर है, हम कई बार ये सोचते हैं कि कहीं बॉडी के दूसरे हिस्से से तो नहीं आया, ये कोई मेटास्टेटिक डिजीज़ तो नहीं है। तो मेटास्टेसिस इज़ अ वेरी कॉमन इन दिस एज। या ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर होते हैं, जो कि प्राइमरी हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, वो ट्यूमर भी इस एज में यूजुअली ये देखा जाता है कि ये हाई ग्रेड ट्यूमर्स रहते हैं। अगेन जो पेडियाट्रिक बच्चों में जो ट्यूमर्स होते हैं, उसमें भी एक कुछ ट्यूमर्स है जो कि हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं। एग्जांपल के तौर में जैसे मेडुलोब्लास्टोमा होता है, या जो कोई ब्लास्टोमास होता है। तो ऐसे होता है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा एज में हो रहा है। या कई बार ये देखा गया कि जो मिडिल एज में होता है, उसमें किसी किसी पेशेंट को हाई ग्रेड ट्यूमर भी होता है, किसी किसी पेशेंट को ये उतना हाई ग्रेड नहीं होता है। कुछ ट्यूमर्स रहते हैं जो कि हम ब्रेन ट्यूमर के हिसाब से ही डील करते हैं, लेकिन वो ब्रेन के अंदर नहीं रहता है,
वो स्कल कैविटी के अंदर रहता है। जैसे ये स्कल है, स्कल के अंदर है लेकिन ब्रेन के बाहर है, तो जिसको हम हमारे लैंग्वेज में एक्सट्रैक्शियल ट्यूमर बोलते हैं। देखा गया कि ये जो ट्यूमर्स हैं ये मोस्टली नॉन कैंसरस है। हालांकि इसमें भी कैंसर हो सकता है बट ये मोस्टली नॉन कैंसरस है। देखिए ये एक बड़ा सा इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब ये रहता है कि जो भी पेशेंट हैं जिनके लिए हेडेक इज़ वेरी कॉमन, जो जिनको हेडेक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनका ब्रेन ट्यूमर हो, क्योंकि हम लोग ये देखा गया कि हर इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी उनको हेडेक ज़रूर हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनको हेडेक हो रहा है उनको ब्रेन ट्यूमर है। हालांकि ब्रेन ट्यूमर में सबसे कॉमन जो सिम्टम्स है, सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो हेडेक है। तो इसका मतलब ये है कि हेडेक का कुछ टाइप्स है। जैसे देखा गया कि ब्रेन ट्यूमर में जो हेडेक होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। जैसे आज से शुरू होता है, 2 महीने बाद बहुत ज़्यादा हो गया, उससे 1 महीने बाद और ज़्यादा हो गया। सो इट इज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव। दवाई देने के बाद इनिशियली उनमें दवाई काम करता था, लेकिन अभी दवाई काम नहीं कर रहा है। तीसरी बात ये है कि ये जो हेडेक है, ये हेडेक यूजुअली अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट एकदम से नींद से उठ जाता है और ऊपर से वॉमिटिंग होता है इनको। तो ये हेडेक का ये टाइप्स होते हैं। ये यूजुअली पहले तो एक हिस्से में रहता था, अब धीरे धीरे पूरे ब्रेन के अंदर हो रहा है। ये हेडेक के साथ कई बार देखा जाए कि इनको ब्लडिंग ऑफ विजन्स होता है। इसका मतलब धुंधला सा दिखता है आंखों में। कोई एक हाथ में जैसे होता है कि वीकनेस आ जाता है पेशेंट को। कोई जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, वो भी एक ब्रेन ट्यूमर का कई बार साइंस होते हैं। कई बार देखा जाए कि ब्रेन ट्यूमर में हेडेक है और दूसरे सारे प्रॉब्लम्स भी है, साथ में उनको फिट्स आ जाता है, फिट्स का अटैक हो जाता है। तो हर हेडेक ब्रेन ट्यूमर के नहीं होता है। हालांकि ब्रेन ट्यूमर में हेडेक सबसे अच्छा, सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। ये ब्रेन ट्यूमर का तो मेरा कहीं स्टोरी है, लेकिन मैं जब व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा तो मैं एक बड़ा ऐसा स्टोरी शेयर करता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। देखिए एक बार क्या हुआ था कि एक पेशेंट मेरे पास आया था। वो तो कहीं झारखंड से आया था वो पेशेंट एक्चुअली। तो वो कलकत्ता में आया, आके मेरे पास आया और वो आया था मामूली सा हेडेक लेके। उनके हेडेक था, लेकिन वही है कि हेडेक, हर हेडेक तो ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, लेकिन ब्रेन ट्यूमर में हेडेक सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है। तो वो आया, वहाँ पर उन्होंने किसी ने उनको दवाई दिया था। वो 2-3 और डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई लिया, तो फिर वो सॉल्व नहीं हुआ, हेडेक बढ़ता चला गया। और साथ में एक और उनका प्रॉब्लम होता था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कि उनका हाथ का एक हिस्से में एबनॉर्मल सा मूवमेंट होता था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए किसी का हेडेक हो रहा है, धीरे बढ़ रहा है, साथ में एक हिस्से में, बॉडी में कोई हिस्से में एबनॉर्मल मूवमेंट्स है जो कि फिट्स होता है कई बार। तो ऐसे में वो मेरे पास आया, तो मैं उनको स्कैन कराया और स्कैन में निकल गया ब्रेन ट्यूमर। बट ये इनके लिए बहुत अच्छा चीज़ था कि एक स्कैन में ब्रेन ट्यूमर तो निकला, लेकिन वो मैलिग्नेंट नहीं निकला। तो स्कैन देख के हमें एक आइडिया लगता है, तो मुझे लगा था कि ये शायद मैलिग्नेंट ना हो। और वो जो ट्यूमर था उसको हम हमारे जो लैंग्वेज है उसमें हम मेनिंजियोमा बोलते हैं। वो हालांकि वो स्कल बोन के अंदर रहता है, लेकिन वो ब्रेन के बाहर रहता है, एक्सट्रैक्शियल ट्यूमर रहता है। लेकिन उसमें हेडेक तो होता ही है, साथ में फिट्स बहुत कॉमन होता है पेशेंट का। तो वही लेके आया था और फिर हमने उनका ऑपरेशन किया। और अभी तो 2-2.5 महीने हो गया पेशेंट का। वो बीच में आके दिखा के भी गया था, तो अभी तो वो बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन। और ऑपरेशन के बाद हमने जो स्कैन भी कराया, वो स्कैन भी ठीक है। तो ये एक मैं कहूँगा कि एक ऐसा इंसिडेंस है जिसमें हमने ब्रेन ट्यूमर को सक्सेसफुली ट्रीट भी किया। पेशेंट भी ऑपरेशन के बाद अपना लाइफस्टाइल में, नॉर्मल लाइफ में चला गया। और पेशेंट को उतना प्रॉब्लम भी नहीं आया ऑपरेशन के बाद, क्योंकि उनका ये लग था कि ये जो ट्यूमर आया, दैट ट्यूमर इज़ नॉट अ वेरी एग्रेसिव ट्यूमर। हमारे लैंग्वेज में इसको हम ग्रेड 1 ट्यूमर बोलते हैं, जो कि उतना एग्रेसिव नहीं होता है। और वो ट्यूमर का डायग्नोसिस भी बड़ा अर्ली हो गया था। उनके कोई हाथ पैर में वीकनेस नहीं आया था, उससे पहले उसको डायग्नोसिस हो गया था और ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हुआ था। तो ऐसे होता है कि अगर ठीक टाइम ने उसको पकड़ लिया जाए, और पेशेंट का थोड़ा सा लक भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये कोई हाई ग्रेड ट्यूमर ना हो और पेशेंट का जल्दी वो ट्यूमर का आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस हो गया हो, तो विद अ गुड सर्जरी, आफ्टर प्रॉपर सर्जरी, पेशेंट क्योर पॉसिबल है ब्रेन ट्यूमर में। तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब ये नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया इसका मतलब लाइफ की एंड हो गया, लाइफ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है किस तरीके का ट्यूमर है, कहाँ ट्यूमर है, और हम किस स्टेज में उसको पकड़ रहे हैं। एंड विद अ गुड सर्जरी, सक्सेसफुल सर्जरी, हम पेशेंट को एक नया लाइफ दे सकते हैं। यस, रिकरेंस का बहुत चांस है। ये डिपेंड करता है अगेन
ये डिपेंड करता है दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। एक कि ये जो ट्यूमर है वो ट्यूमर का क्या नेचर है, ये कैंसरस है तो कौन सा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि ये अगर हाई ग्रेड कैंसर हो, स्टेज 4 कैंसर हो, तो इवन आफ्टर सर्जरी हम लोगों ने देखा है कि ये ट्यूमर रेकर करता है। इवन आफ्टर रेडिएशन केमोथेरेपी ऑल्सो ट्यूमर रेकर करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि अगर कोई ट्यूमर ब्रेन के बिल्कुल एक अंदरूनी हिस्से में है, जो कि बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, जिसके अंदर से या जिसके आजू बाजू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं, जो ट्यूमर हमने पार्शियली निकल के ले आया, पूरा कंप्लीटली निकाल नहीं पाया, ऐसे जो ट्यूमर्स होते हैं उन ट्यूमर्स में रिकरेंस होने का चांसेस रहता है। हालांकि आज की डेट में हमारे पास अच्छा रेडिएशंस, गामा नाइफ, ये सब का फैसिलिटीज़ आ गया, तो हम जो रेसिडुअल ट्यूमर्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस में हैं, विदाउट मच कोलैटरल डैमेज, उन ट्यूमर्स को हम रेडिएशन दे सकते हैं ताकि ट्यूमर का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ट्यूमर का ग्रोथ स्टॉप हो जाए। टेक होम मैसेज तो यही है कि देखिए, ब्रेन ट्यूमर तो डेफिनेटली कोई एक ईजी प्रॉब्लम नहीं, इन चीज़ को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक ही चीज़ बताऊंगा कि ब्रेन ट्यूमर ऐसा भी नहीं है कि ये अनट्रीटेबल है या नॉट ट्रीटेबल डिजीज़ है, ये ट्रीटेबल है। पहले तो आपको डायग्नोसिस में पहुंचना चाहिए कि सही में ब्रेन ट्यूमर हुआ कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ब्रेन ट्यूमर है तो सस्पिशन क्या है, किस तरीके का ब्रेन ट्यूमर होने का पॉसिबिलिटीज़ है, और पूरे के पूरे आउटकम जो है वो डिपेंड करता है आप कितने जल्दी मेडिकल अटेंशन ले रहे हैं और साथ में किस तरीके का ट्यूमर है उसके ऊपर। तो ओवरऑल डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें कंसर्न होना ही चाहिए। लेकिन इस चीज़ को लेके आप डिले मत करना। अगर कोई भी किसी भी जगह से किसी को अगर सुनने को आया कि ये ब्रेन ट्यूमर होने का पॉसिबिलिटीज़ है, प्रॉपर जगह में आके, प्रॉपर फैसिलिटी में आके आप मेडिकल अटेंशन लीजिए और कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से।